नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। लोक प्रशासन के इस सीरीज का आज 17वें नंबर का सेट है, जिसमें हम 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मैक्स वेबर द्वारा विवेचित सत्ता के प्रकार में सम्मिलित नहीं है? देखिए, अगर मैक्स वेबर के सभी सत्ताओं के बारे में अगर पता है आपको, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से हल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है प्रकार में। तो यहाँ पे दिया है राजनीतिक, बी है विवेकी विधिक, और सी है पारंपरिक, और डी है चमत्कारिक। देखिए, मैक्स वेबर की अगर सत्ता के बारे में, प्राधिकार के बारे में, शक्ति के बारे में अगर अच्छे से अध्ययन कोई किया है तो इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो इसके में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक। देखिए, मैक्स वेबर ने राजनीतिक सत्ता का किसी तरीके से वर्णन नहीं किया है, बल्कि मैक्स वेबर ने अपने प्राधिकार जैसे अथॉरिटी जो होती है, सत्ता, उससे संबंधित व्याख्या जो दिया है उसमें 3 भागों में किया है। या फिर ये कह सकते हैं कि सत्ता के बारे में मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के सत्ता बताया है। पहला है पारंपरिक सत्ता, जो परंपराओं, आस्था पे, विश्वासों पर होता है। और दूसरा करिश्माई, जिसे चमत्कारिक सत्ता भी कहा जाता है। इसमें जो कहीं अचानक किसी का व्यक्तित्व देख करके अचानक सत्ता हासिल हो जाती है। फिर शासन के मानवेच्चर या फिर मनोवृत्तियों और उसके अति शक्तिशाली होने पर आधारित सत्ता मिल जाती है। जैसे कोई अचानक कोई शक्ति हो, कोई शक्तिशाली व्यक्ति अचानक सत्ता हासिल कर ले, तो कह सकते हैं ना कि ये अचानक चमत्कारिक रूप से सत्ता इसके हाथ में आ गया। वैसे तीसरे नंबर पर आता है विधिक या तार्किक सत्ता, इसको कह सकते हैं, जो नियमों और विधियों के आधार पर मिलता है, जिसको जो नियम के तहत जिसको सत्ता मिलती है उसे हम विधिक सत्ता कहते हैं या फिर तार्किक सत्ता कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजनीतिक। नेक्स्ट है, हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो दिया है संचार, प्राधिकार, नेतृत्व और निर्णय निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्णय निर्माण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो हर्बर्ट साइमन है, ये प्रशासन में निर्णय निर्माण उपागम की वकालत की। साइमन ने बताया, निर्णय का अभिप्राय तथ्यों और मूल्यों की मिश्रित अभिव्यक्ति है। निर्णय में ऐसे विकल्पों का चुनाव किया जाता है जो अधिकतम सकारात्मक व निम्नतम नकारात्मक हो। ठीक है, तो इस तरीके से निर्णय निर्माण या फिर इसको निर्णयन भी कहते हैं। तो हर्बर्ट साइमन का संबंध निर्णय से है और निर्णय के बारे में इनका योगदान ज़्यादा था। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार की संस्थाएं। स्थानीय सरकार की संस्थाएं क्या है? ए है कर लगा सकती है, जो स्थानीय सरकार है वो क्या कर लगा सकती है? बी है कर नहीं लगा सकती है, और सी है राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती है, और डी है राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की जो आय का प्रमुख साधन जो होता है वो सरकारी अनुदान होता है। वो उसका कोई थोड़ा बहुत स्रोत होता है ग्राम स्तर पे, निचले स्तर पे, लेकिन उस सरकारी जो अनुदान, जो अंशदान जो राज्य सरकार को दिया जाता है, उसी का स्रोत इसको भी मिलता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान जितना होता है उसमें इसका से भी इसका हिस्सा मिलता है। और अनुच्छेद जो 243 फर्स्ट के आधार पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के द्वारा जो प्राप्त अनुदान होता है उसमें भी इसको मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन है। आय का मुख्य साधन है ऐच्छिक योगदान, संपत्ति कर, स्थानीय कर, और डी है सरकारी अनुदान। देखिए, इसके पहले के प्रश्न में ही हम लोग को पता चल गया था कि पंचायती राज संस्थाओं या फिर स्थानीय जो शासन है उनका स्रोत जो है वो डी अर्थात सरकारी अनुदान ही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सुशासन से तात्पर्य है यह जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना, सरकार एवं समाज में सहयोग, या फिर सभी सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से या फिर इस समय से सभी सही हैं। अर्थात जनता के हित में भी कार्य करता है सुशासन, व्यवस्था में भी अधिकतम सहभागिता और सरकार और समाज में भी सहयोग। ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला है नवीन लोक प्रशासन द्वारा निम्नांकित में से किसका समर्थन नहीं किया गया है? किसका समर्थन नहीं किया गया है? देखिए, व्यवहारवाद, विकेंद्रीकरण, मानवतावाद और बहुलवाद। देखिए, इसमें जो व्यवहारवाद है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नवीन लोक प्रशासन का एक नया आयाम है जो 1960 के आसपास में या फिर 1960 के दशक में उभरा। ड्वाइट वाल्डो को नव लोक प्रशासन या फिर नवीन लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। कौन है? ड्वाइट वाल्डो। इनके बारे में कई बार अभी बताया गया है। ड्वाइट वाल्डो जो नव लोक प्रशासन का जो जोर है मानव केंद्रित प्रशासन पर है, जिसमें कुशलता, मितव्ययिता, विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र व मानवीय गरिमा, बहुलवादिता, नागरिक सहभागी प्रशासन, नैतिक अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन पर भी ये बल देता है। कौन? नवीन लोक प्रशासन। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता? जो प्रशासन है और जो वित्त है एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रहे। ये है एल डी वाइट ने कहा है, मैक्स वेबर ने कहा है, या फिर हेरोल्ड स्मिथ ने कहा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं कहा है। क्या उत्तर सही हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एल डी वाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ध्यान रहे। तो देखिए, ये है एल डी वाइट का जो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ये जो है बिल्कुल सही है। एल डी वाइट का जो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रंथ है, ये सही है। फिर दिया है कि बी है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी बोला जाता है। देखिए, वुडरो विल्सन को द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है, इन्हीं की कृति है। सी है बिलोवी, और बिलोवी जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों ऊपर का सही है, अर्थात उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? कौन सा कथन है कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? ये किसका कथन है? तो दिया है विलोबी, लूथर गुलिक, एफ ए निग्रो और एम ई डिमॉक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम ई डिमॉक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ये एम ई डिमॉक हैं, ये अमेरिका के यूएसए का एक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। इसको राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है। किनको? एम ई डिमॉक, ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय गैंग प्लैंक है? गैंग प्लैंक है। किस सीमा की सीमाओं को दूर करने का उपाय जो है वो गैंग प्लैंक है। तो ए है आदेश की एकता, बी है नियंत्रण की सीमा, सी है पदसोपान और डी है हस्तांतरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा पदसोपान, ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदसोपान जो होता है, देखिए सिद्धांत की जो सीमाओं को दूर करने का उपाय जो है वो गैंग प्लैंक ही है। यह संगठन के सिद्धांत से संबंधित है। गैंग प्लैंक का अर्थ होता है लेवल जंपिंग। गैंग प्लैंक का क्या अर्थ होता है? लेवल जंपिंग।
लेवल जंपिंग इसको बोला जाता है। तो अगला प्रश्न है, विकास प्रशासन संबंधित है, विकास प्रशासन संबंधित है किससे है? पाश्चात्य देशों से, बी है साम्यवादी देशों से, सी है तृतीय विश्व के राष्ट्रों से, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विश्व के राष्ट्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए पाश्चात्य देश का मतलब ये होता है कि पश्चिमी देश, हमारे देश से क्या पश्चिमी देश, यानी कि पश्चिम के साइड जो देश हैं, अर्थात जिनको पाश्चात्य देशों में यूरोपीय, जितने भी यूरोपीय देश हैं उनको हम पाश्चात्य देश कहते हैं। साम्यवादी देश जो मार्क्सवाद से प्रेरित होकर के, लेनिनवाद, माओवाद से प्रेरित होकर के जितने भी दल मतलब दल से संबंधित या फिर राज्य हैं उनको साम्यवादी देश बोला जाता है। तृतीय विश्व के देश वे होते हैं जो विकसित जो राष्ट्र हैं उनके अलावा जो देश होते हैं, जैसे जिस समय पूरा विश्व दो खेमों में बटा था, दो गुटों में बटा था, एक खेमे का नेतृत्व अमेरिका करता था और एक गुट का अर्थात खेमे का नेतृत्व यूएसएसआर अर्थात पूर्व सोवियत संघ करता था, जिसका नाम आधुनिक में रूस कहते हैं। तो उस समय शीत युद्ध हो रहा था। तो शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था, विचारों का युद्ध था, कभी हथियारों से नहीं लड़ा गया था। तो उस समय पूरा विश्व दो खेमे में बटा था, लेकिन जो दोनों गुटों में सम्मिलित नहीं था वे अफ्रीकी देश, ठीक है, उनको हम तृतीय विश्व के देश कहते हैं। तो प्रथम विश्व के देश जो अमेरिका के खेमे में था, द्वितीय विश्व के देश साम्यवादी देश, और तृतीय विश्व के देश जो दोनों गुटों में सम्मिलित नहीं था, अर्थात वे अविकसित राष्ट्र हुआ करते थे, इनको तृतीय विश्व के राष्ट्र कहते थे। तो विकास प्रशासन का संबंध किससे है? तृतीय विश्व के राष्ट्रों से, अर्थात ऐसे गरीब देशों से जो दोनों खेमों में नहीं थे, दोनों गुटों में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट है, दोनों संरचनाएं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को किसने परिभाषित किया? ए है W.F. विलोवी, बी है L.D. वाइट, सी है डिमॉक, और डी है पिफनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिमॉक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी किन संस्थानों के विलय का परिणाम थी? ये है IAS स्टाफ कॉलेज शिमला तथा प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, बी है IAS स्टाफ स्कूल दिल्ली तथा IAS स्टाफ कॉलेज शिमला, और सी है प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज हैदराबाद तथा IAS स्टाफ स्कूल कहाँ? दिल्ली। फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। IAS स्टाफ स्कूल कहाँ? दिल्ली, और IAS स्टाफ कॉलेज शिमला। यहीं पर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो संस्था विलय किया गया था, अर्थात IAS स्टाफ स्कूल दिल्ली और IAS स्टाफ कॉलेज शिमला, इन दोनों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? देखिए बहुत ही अच्छा भी प्रश्न है और आसान भी है। पंचायती जो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, इसके पहले किसी प्रश्न में तो एक दो प्रश्न में हम लोगों ने पढ़े हैं कि संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय की व्यवस्था की गई है। जो 11वीं अनुसूची के अनुसार जो पंचायती राज के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषय हुए, यानी कि किन किन विषय ऐसे हैं जिसपे पंचायती राज अपना काम करता है, तो उन विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी 29 विषय रखा गया है, 29 विषय को रखा गया है। देखिए भारतीय संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है भाग 9 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243। देखिए भाग 9 और अनुच्छेद जो आर्टिकल है ये 243 से लेकर के
हैं 243 ओ तक आता है। और ये किस अनुसूची में जोड़ी गई है? तो ये 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। कुल 12 अनुसूची में से 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायतों को कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी, वे किन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे, इसकी सूची संविधान की 11वीं अनुसूची में दी गई है, जिसमें कितने विषय हैं? 29 विषयों को रखा गया है। कितने विषय रखा गया है? 29 विषयों को रखा गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन क्या उत्तर हो जाएगा? 29 विषय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए 11वीं अनुसूची का फिर प्रश्न आ गया है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शासकीय भाषा से, राजनीतिक दल से, नगरपालिका से और पंचायती राज से। तभी इसके प्रश्न में भी हम लोग पढ़े कि 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, देखिए विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र सत्ता से निचले स्तर तक सत्ता का बिखराव, फैलाव, तो उसको विकेंद्रीकरण बोला जाता है। और विकेंद्रीकरण ऐसे बनाया जैसे ऊपर केंद्रीय सत्ता, जैसे नीचे चले आएंगे सत्ता हस्तांतरण होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वही है सत्ता का जो विकेंद्रीकरण के बारे में है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, ग्रामीणों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने के लिए तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान जो होता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। और भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? कौन सी अनुसूची है? तो अभी तुरंत ही बताया गया है कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायत राज की अवधारणा निहित है? देखिए भारतीय संविधान जितना भी प्रावधान बनाया गया है उस पूरे भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा भाग है, उस भाग में क्या पंचायती राज की अवधारणा सम्मिलित है? देखिए प्रस्तावना में पंचायती राज नहीं है, मूल कर्तव्य में भी पंचायती राज नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, तो किसमें है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में है, या फिर प्रथम अनुसूची में है? देखिए प्रथम अनुसूची में जो है राज्यों के संघ के बारे में दर्शाया गया, तो इसमें भी नहीं है। देखिए पंचायती राज की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें आर्टिकल जो 40 है अर्थात अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व होता है ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक व्यवस्था किया गया है, यानी कि 36 से लेकर 51 तक क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत बताया गया। इसमें जो 40 है, इस 40 में पंचायत ग्राम स्तर को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान की जो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है, किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? लास्की, डायसी, फाइनर और दिया है होवार्ड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, होवार्ड। देखिए होवार्ड ने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है। होवार्ड का मानना है कि इस प्रवृत्ति ने विभागों को संसद से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है और ये न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते जा रहे हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? होवार्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा
लूट प्रथा के रूप में हुई थी। देखिए लूट प्रथा के बारे में इसके पहले वाले वीडियो सेट में भी लूट प्रथा के बारे में प्रश्न आया है, लेकिन यह कह रहा कि नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है। तो इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में या फ्रांस में? तो सबको पता है इसमें किस में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्थात यूएसए में। ये रिपीटेड प्रश्न है। अगला है, किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है? किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है? ये आलोचना की है, किसने की है? E.N. ग्लैडल, W.C. मुनरो, रैमजे म्योर, चार्ल्स ई मेरियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रैमजे म्योर अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक अंग्रेज लेखक रैमजे म्योर ने उनकी क्या पुस्तक नाम है, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड। हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड इनकी पुस्तक का नाम है। नौकरशाही को लाल फीताशाही अथवा अनावश्यक विलंब करने, अहंकार अथवा दूसरों को नौसिखिया मानकर उन्हें तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति रखने तथा विभागीकरण अथवा शासन के कार्य को अनेक पृथक एवं आत्मनिर्भर अनुभागों में बांटने के आरोप के आधार पर नौकरशाही की आलोचना की थी। कौन किया था? रैमजे म्योर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य था जहां सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? देखिए ये भी रिपीटेड प्रश्न है। वो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। ये कई बार प्रश्न रिपीट आ रहा है। नेक्स्ट है, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वो है, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वो क्या है? विकेंद्रीकरण, असंकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो होता है एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत राज्य की शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं के मध्य विभाजित कर दिया जाता है, ताकि कोई एक संस्था या फिर कोई एक व्यक्ति इतनी शक्तिशाली न हो जाए कि वो संपूर्ण व्यवस्था के लिए संकट पैदा कर दे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लाने के पीछे मुख्य ध्येय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? किसे? अभी इसके पहले बताया गया ना 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, अर्थात इसमें ऑप्शन 4 अर्थात डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। देखिए जो लक्ष्मीमल, देखिए लक्ष्मीकांत नहीं, लक्ष्मीमल इसको बोला था, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? 1986 में। इसने क्या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था। इस सिंघवी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारतीय संसद ने पंचायती राज को संवैधानिकता प्रदान किया था। तो इस तरीके से 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर पंचायतों के स्वतंत्र अस्तित्व को सुनिश्चित किया गया। इनका कार्यकाल निश्चित किया गया और निश्चित अंतराल पर चुनाव अनिवार्य बनाया गया, अर्थात पंचायत राज अब सरकारों की कृपा दृष्टि पर निर्भर नहीं रहेगी। ये हमेशा 5-5 साल में चुनाव होते रहेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस पर लागू नहीं होगी? किस पर लागू नहीं होगी? कौन सी पंचायती राज किस पे लागू नहीं होगी? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। बी है छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड। सी है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। और डी है कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जो नागालैंड है, मेघालय है और जो मिजोरम है, ठीक है ना, इसी में लागू नहीं होती है। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 M3 243 M3 ये क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल है। इसके अंतर्गत क्या है? ये प्रावधान है कि भाग 9 की बात, तो भाग 9 क्या है? भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। तो जो भाग 9 की बात नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को लागू नहीं होगी। अर्थात 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 इन राज्यों में लागू नहीं होगी। अर्थात यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं, स्थानीय सरकारें नहीं है, यहाँ पे पंचायती यानी कि ग्राम प्रधान वगैरह का क्षेत्र पंचायत इस तरह के चुनाव नहीं होते हैं। इसकी व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत अपने सभी कार्य के लिए, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्य के लिए यह सरपंच के प्रति उत्तरदायी होते हैं या फिर ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी हैं, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी हैं या फिर जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो ग्राम पंचायत किसके प्रति? ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। तो संविधान के जो है अनुच्छेद 243 ग जो आर्टिकल है, इसके जो खंड 1 में उपबंधित है कि इस भाग यानी कि भाग 9 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसे पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्यों के यथासाध्य एक ही होगा। ठीक है, अगला है सॉरी देखिए ये अगला प्रश्न अब नहीं है, ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था, अर्थात 25 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसके आगे के वीडियो को, इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।